उपन्यास माई फर्स्ट मर्डर केस का 5वां भाग। लेखक जयदेव चावरिया, आवाज शौभिक पालित। अगले पल विनय ने सेफ में पासवर्ड डाला। फिर जैसे ही सेफ का दरवाजा खोला तो सेफ में संजना के बेशकीमती गहने वो एक बैग रखा हुआ था। इंस्पेक्टर नवनीश ने सेफ से बैग निकाला और खोलकर देखा तो बैग के अंदर एक जोड़ी कपड़े रखे हुए थे जो खून से सने हुए थे। विनय के पैरों के नीचे से मानो जमीन निकल गई हो। वो हक्का बक्का सा रह गया, जैसे आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। इंस्पेक्टर नवनीश की आंखों में चमक आ गई। जिसे वो ढूंढ रहा था वो उसे मिल गया था, जैसे किसी भक्त की प्रार्थना भगवान ने सुन ली हो। इंस्पेक्टर नवनीश ने आगे बढ़कर कपड़े वापस बैग में डाले और सोमदत्त को सौंप दिए। सोमदत्त, इन कपड़ों को लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज दो। इंस्पेक्टर नवनीश चीखा। गिरफ्तार कर लो मिस्टर विनय को। विनय चीख पड़ा। नहीं, मैंने अपने पिता का खून नहीं किया। उसका पूरा जिस्म कांप गया, सांसें मानो रुक सी गई। विनय को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसने जो सुना है वो सच है। इंस्पेक्टर साहब, मैं बेकसूर हूं, मेरा यकीन मानो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सभी मुजरिम ऐसा कहते हैं जब रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। तुम्हारी सेफ में एक जोड़ी कपड़े मिले हैं जिन पर खून लगा हुआ मिला है और तुम कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात का यकीन करें। चलो, तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूं। तुम्हारे अलावा किसको तुम्हारा पासवर्ड मालूम होगा? बोलो, इस बात का जवाब दो। ये बात भी साबित हो चुकी है कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत थी और चोरी के साथ साथ तुमने अपने पिता का खून भी किया है। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। विनय फिर रोने लगा। अब रोने से कुछ नहीं होगा मिस्टर विनय। तुमने अपने पिता का खून करके उनकी सेफ से सारे पैसे गायब किए हैं। अब तुम कबूल कर लो, वरना जब पुलिस की मार पड़ती है तो आदमी गधे को भी अपना बाप बना लेता है। लाल मिर्ची वाला डंडा जब पड़ता है पत्थर भी बोलने लगते हैं। मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। विनय गिड़गिड़ाने लगा। चलो, ले चलो थाने, वहीं सच बोलेगा। प्यार से बता दो वो चाकू कहां है जिससे तुमने अपने पिता का खून किया है। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं, मुझे नहीं पता किसने मेरी सेफ में ये कपड़े वाला बैग रख दिया। विनय की हालत बहुत खराब हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था एकदम से ये सब कैसे हो गया। इंस्पेक्टर नवनीश विनय को घूरते हुए बोला, अभी कुछ देर पहले तो तुम मुझे सेफ भी नहीं खोलने दे रहे थे क्योंकि तुम्हें पता था कि तुमने सेफ में कपड़े छुपा रखे हैं। विनय चीखा। नहीं, ऐसा नहीं था इंस्पेक्टर साहब। बात दरअसल ये थी कि सेफ के अंदर मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो थी जिन्हें मैं नहीं चाहता था कि कोई और व्यक्ति देखे। अच्छा, ये बात थी। तो अभी तक तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की ये फोटो क्यों नहीं देखी? दरअसल बात यह है इंस्पेक्टर साहब, ये फोटो मुझे आज ही मिली है। मैं इसे अपने पास रखना चाहता था क्योंकि दीपिका अब मेरे साथ नहीं है। एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई जिसके कारण मुझे संजना से शादी करनी पड़ी। कहानी बहुत अच्छी सुनाई आपने मिस्टर विनय। इंस्पेक्टर नवनीश मजे लेते हुए बोला। वो तो अच्छा हुआ हम वक्त पर पहुंच गए। अगर हमें थोड़ी देर और हो जाती तो तुम अभी इस बैग को अपनी सेफ से हटा देते, फिर हम बस हाथ मलते रह जाते। पर अब तुम्हारा बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ले चलो मिस्टर विनय को। अभी सब लोग कमरे से बाहर निकले ही थे कि सामने टीनू काका आ गए। ये क्या कर रहे हैं आप? विनय बाबू को कहां ले जा रहे हैं? तुम कौन हो? नवनीश ने कहर भरी नजरों से उसे घूरा। टीनू काका का पूरा जिस्म कांप गया। टीनू काका को अपने सारे देवी देवता नजर आ गए। साहब, मैं इस घर का नौकर हूं। तुम्हारे साहब ने तुम्हारे बड़े साहब का खून किया और सेफ से पैसे भी चोरी किए हैं। ये सूटकेस विनय बाबू का नहीं बल्कि ये तो रॉकी बाबू का है। मैंने कल ये रॉकी बाबू के हाथ में देखा था। इंस्पेक्टर नवनीश अवाक सा रह गया। क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये वही सूटकेस है जो कल रॉकी के हाथ में था? कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। विनय की जान में जान आई। उसे उम्मीद की नई किरण नजर आई, जैसे कि उसे एक नया जीवन मिला हो। देख लो इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था कि मैंने अपने पिता का खून नहीं किया। ये बैग तो रॉकी का है। इंस्पेक्टर नवनीश बोला। ठीक है, छोड़ दो मिस्टर विनय को। अब हमें रॉकी को गिरफ्तार करना होगा। टीनू काका बोला। रॉकी बाबू तो घर पे नहीं है। इस समय वो हमें कहां मिल सकता है?
इंस्पेक्टर नवनीश पूरे जोश में था क्योंकि वो मर्डर केस खत्म करके एक लंबी छुट्टी पर जाना चाहता था। तीनों काका सोचने लगे, मेरे हिसाब से या तो अपने दोस्तों के साथ या फिर अली भाई के नाइट क्लब में होगा। मिस्टर विनय, तुम्हें बस इसीलिए छोड़कर जा रहे हैं कि वो सूटकेस रॉकी का है। अगर तुम राजनगर छोड़कर गए तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। बाकी तुम समझदार हो। फिर इंस्पेक्टर नवनीश अपने काफिले के साथ वहां से चला गया। इंस्पेक्टर नवनीश रात के 9 बजे नाइट क्लब गया। वहां उसे अली भाई मिला। मुझे रॉकी से मिलना है। उसने सीधा सवाल किया, क्या आज रॉकी यहां आया था? उसे तुम्हें कितने पैसे देने थे? अली भाई इंस्पेक्टर नवनीश को कत्ल वाली रात की सारी बातचीत बता देता है। ये बात बहुत प्यार से छुपा दी कि उसने रॉकी को धमकी दी थी और रॉकी को घर छोड़ने के बाद मुझे उसी रात किसी जरूरी काम से गोवा जाना पड़ा। उसके अगले दिन रॉकी क्लब में आया था। उसके हाथ में एक सूटकेस था। इंस्पेक्टर नवनीश अली भाई को सूटकेस दिखाते हुए बोला, क्या ये वही सूटकेस है जो रॉकी क्लब में लाया था? इंस्पेक्टर साहब, अली भाई जल्दी से बोले, मुझे नहीं पता, पर इस बात का मुस्तफा को पता होगा क्योंकि रॉकी क्लब में मुस्तफा की मौजूदगी में ही आया था। सूटकेस की पुष्टि के लिए मुस्तफा को बुलाया गया। मुस्तफा ने इस बात को कबूल कर लिया कि कल रॉकी के हाथ में एक सूटकेस था और यही वो सूटकेस है जो कल रॉकी क्लब में लाया था। रॉकी उस्ताद से मिलना चाहता था पर उस्ताद किसी जरूरी काम से गोवा गए हुए थे। फिर रॉकी यहां से चला गया। यह सब सुनने के बाद नवनीश को पता चल गया कि मामला बहुत उलझा हुआ है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। इंस्पेक्टर नवनीश नाइट क्लब से चला गया। उसके बाद वो सीधा अशोक नंदा भवन गया। वहां उसे बलवंत मिला। बलवंत को साथ लेकर रॉकी के कमरे की तलाशी ली। करीब आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर नवनीश को एक विशाल घड़ी के पीछे से एक चाकू मिला जिसमें अभी भी खून लगा हुआ था और बेड के अंदर पैसों वाला बैग मिला। ये लो सोमदत्त, इस चाकू को लैब में फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दो और रिपोर्ट जल्दी से मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है सर। सोमदत्त तेजी से वहां से निकला। इंस्पेक्टर नवनीश ने अपनी सारी कार्रवाई बलवंत के सामने की थी। इस चाकू से आपके पिता का खून किया गया है और ये रहे आपके सेफ के पैसे मिस्टर बलवंत। यकीन कर पाना मुश्किल है पर जो भी है आपके सामने है। बलवंत को इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि कातिल उसका खुद का छोटा भाई है। बलवंत बोला, इंस्पेक्टर साहब, आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि कातिल मेरा भाई रॉकी ही है? यह नहीं हो सकता। शायद उसे फंसाया जा रहा हो। इंस्पेक्टर नवनीश अपने एक एक शब्द को चबाते हुए बोला, क्योंकि रॉकी को नाइट क्लब के मालिक को 5 लाख रुपए देने थे। क्या? बलवंत का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि रॉकी को इतने पैसे किसी को देने थे। इंस्पेक्टर नवनीश बोला, इसीलिए रॉकी ने अपने पिता से पैसे मांगे होंगे। तुम्हारे पिता ने पैसे देने से मना किया होगा। इसी वजह से रॉकी ने अपने पिता का खून कर दिया। नाइट क्लब के मालिक ने मुझे सारी बात बता दी, कैसे कैसे रॉकी खुद तो नशा करता था और अपने दोस्तों को भी कराता था, जिस वजह से रॉकी पर 5 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। बलवंत ने सारी बात सुनी तो उसे मानना पड़ा कि रॉकी के पास पापा को मारने की वजह थी। इंस्पेक्टर नवनीश अशोक नंदा के घर पर ही रुक गया। जैसे ही रॉकी 10 बजे घर आया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रॉकी बहुत चीखा चिल्लाया कि उसने अपने पिता का खून नहीं किया, पर उसके खिलाफ सबूत ही पुख्ता थे। किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। घर के सारे सदस्य रॉकी को गिरफ्तार होते देखते रहे पर कोई कुछ नहीं कर सका, क्योंकि सब जानते थे कि रॉकी नशा करता है। नशे में डूबा आदमी किसी भी हद तक जा सकता है।